महाराष्ट्र की राजनीति में मराठों का दबदबा रहा है। महाराष्ट्र की 30% मराठा आबादी की दिलेरी के किस्से से इतिहास भरा पड़ा है, लेकिन इन दिनों महाराष्ट्र के मराठा कुछ अलग ही तेवर में है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के बुल्ढाना की हैं, जो आप अब देखने जा रहे हैं। सोमवार को यहां सड़कों पर मराठा समाज के लोगों का जन सैलाब सा उमड़ा था। लाखों की भीड़ मौन थी, फिर भी उनकी आवाज पूरे महाराष्ट्र में गूंज रही थी। रविवार को पुणे में भी ऐसा ही मंजर था। सड़कों पर मराठा मूक क्रांति मोर्चा निकला। मूक क्रांति मोर्चा यानी मौन जुलूस। महाराष्ट्र में मराठों का यह आंदोलन 9 अगस्त से शुरू हुआ है। इस आंदोलन की शुरुआत अहमदनगर जिले में कोपर्डी गांव की घटना से हुई। 13 जुलाई को अहमदनगर के कोपर्डी गांव में एक नाबालिग लड़की की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई। लड़की मराठा समुदाय की थी और आरोपी दलित। इसके खिलाफ औरंगाबाद में मराठा मूक मोर्चा निकाला गया। दूसरी रैली उस्मानाबाद में हुई तो मराठों ने नाबालिग से दरिंदगी करने वाले को फांसी देने के साथ साथ SC/ST एक्ट का दुरुपयोग रोकने की मांग भी शुरू कर दी। फिर मराठा मुक्त मोर्चा ने मराठों के लिए आरक्षण की मांग भी शुरू कर दी। इस पूरे आंदोलन में सबसे खास बात यह है कि इसका कोई नेता नहीं है और न ही इसमें किसी तरह का शोर शराबा होता है। हालांकि इस आंदोलन का समर्थन करीब करीब सभी पार्टियां कर रही हैं। स्वतंत्र भारताच्या इतिहासामध्ये इतके मोठे मोठे आणि देखील इतक्या शिस्तीत आणि शांतपणे निघालेले आपण कधीच बघितलेले नाही। हे मोर्चे मुक्त मोर्चे, पण याचा आवाज 1 कोटी लोकांच्या आवाजापेक्षा देखील मोठा आहे। हे मुक्त मोर्चे असते तर यातून ज्या प्रकारे संवेदना समाजाची समोर येते आहे। आज तक हमारे देश का इतिहास है कि आरक्षण को लेकर राजनीति बहुत हो चुकी है और जिनको आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए वो आज भी वंचित है। कोर्ट ने कह दिया कि महाराष्ट्र में 5% मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन और मराठा समाज को रिजर्वेशन कोर्ट कह रहा है नहीं मिलना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि आपकी पार्टी ने यहां पर असेंबली के अंदर बिल पास कर दिया मराठा समाज को मिलने के लिए और मुस्लिम समाज को दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। महाराष्ट्र में 17 में से 10 मुख्यमंत्री मराठा रहे हैं, उसके बावजूद भी मराठाओं का उद्धार नहीं हुआ। बड़ा सवाल यह है कि मराठा आंदोलन के पीछे आखिरकार कौन है? जो भी आग इस वक्त लगी हुई है, इसमें इसकी बुनियाद में क्या है? इस बड़ी बहस में मेरे साथ एक पूरा बड़ा पैनल मौजूद है। इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। प्रेम शुक्ला लीडर बीजेपी हमारे साथ में है। शैलेश कुटे कोऑर्डिनेटर है मराठा क्रांति मोर्चा के। अविनाश माटेकर जनरल सेक्रेटरी RPI रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। प्रोफेसर बद्री नारायण जो कि दलित थिंकर हैं और रेणु कीर, आप भी दलित चिंतक हैं, डॉक्टर रेणु कीर। आप सभी का स्वागत है। शैलेश कुटे, मेरा पहला सवाल आपसे है, मराठा मुक्त क्रांति मोर्चा ये है क्या? इस आंदोलन का मकसद क्या है? इस आंदोलन का सूत्रधार कौन है? और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आंदोलन का कोई लीडर सामने क्यों नहीं है? चलिए, हमारा शैलेश कुटे से संपर्क टूट गया है। प्रेम शुक्ला जी, मेरा आपसे सवाल होगा। मेरा सवाल यह है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में कि जो मराठा मुक्त क्रांति मोर्चा है ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सीधी चुनौती है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? मुझे लगता है कि परसेप्शन लोग अनावश्यक फैला रहे हैं। मराठा समाज को देवेंद्र फडणवीस जी से शिकायत करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि मराठा समुदाय को आरक्षण की जो मांग है उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में मराठा समाज की जो मन में मंशा है उसके अनुरूप कार्य किया है। तो किसी प्रकार का, और इसके अलावा भी जब से मराठा मूक मोर्चा 1 दर्जन के आसपास मूक मोर्चे निकले हैं, मुख्यमंत्री जी ने आदर पूर्वक जो है मराठा समुदाय के नेताओं से आग्रह किया है कि आप जो है कि हर तरह से जो है हम आपके से बात करने के लिए तैयार हैं। आपकी क्या मांगे हैं, आप क्या बात करना चाह रहे हैं, सरकार आपसे बात करना चाहती है, कृपया आप आगे आए, आपका एक शिष्टमंडल तैयार करें, आपका मांग पत्र ले आए, सरकार उस पर निश्चित तौर पर विचार करेगी। तो किसी प्रकार से मुख्यमंत्री के खिलाफ मराठा समुदाय में कोई आक्रोश होने का कारण नहीं है। ठीक है, आपका यह कहना है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ मराठा समुदाय में किसी भी तरह का आक्रोश नहीं है, लेकिन मेरे साथ बाकी मेहमान भी हैं जो इस पर और भी ज्यादा बेहतर तरीके से नजर डालेंगे। हमारे जो दलित चिंतक हैं, रेणु कीर, मेरा आपसे सवाल यह होगा कि जो भी आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन में एक तरीके की एंटी दलित टोन क्यों नजर आ रही है?
देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी समाज के वर्ग हैं, चाहे वो हरियाणा में जाट समुदाय हो या गुजरात में पटेल समाज हो या अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में मराठा समुदाय हो, सभी कहीं ना कहीं जो SC ST वर्ग है उसको टारगेट कर रहे हैं आरक्षण की दृष्टि से। जबकि संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान किया गया उसके पीछे कोई एक मूल उद्देश्य छुपा था, जो कि इन आंदोलनकारियों को समझने की आवश्यकता है कि आरक्षण हमने क्यों रखा संविधान में, कि समाज का एक पिछड़ा वर्ग जो आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर प्रकार से समाज में मुख्य धारा से अलग थलग रखा गया, तो कहीं ना कहीं रिजर्वेशन के पीछे एक मुख्य उद्देश्य था रिप्रेजेंटेशन देना, समाज का वो वर्ग जो बिल्कुल। रेणु की रिप्रेजेंटेशन हुआ क्या? 60 साल में न तो दलितों और आदिवासियों की हालत बदली, न पिछले 25 सालों में पिछड़ों की हालत बदली। जी, मैं बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन ये कहना कि बिल्कुल आरक्षण कहीं से कहीं तक लाभदायक नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। समाज में जो मराठा मुक्त मोर्चा को आप एक दलित चिंतक के तौर पर ठीक मानती हैं? मैं बिल्कुल ठीक नहीं मानती हूँ, क्योंकि मराठा समाज महाराष्ट्र में ही एक डोमिनेंट कम्युनिटी रहा है, चाहे वो पॉलिटिक्स रहे हो या स्टेट की जितनी भी जॉब्स है, तो उनको रिप्रेजेंटेशन की कहीं से कहीं तक भी अलग से आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप रुकिए, शैलेश कुटे के पास में चलते हैं। शैलेश कुटे, आपने सुना कि यहाँ पर एक दलित चिंतक बैठी हुई है, उनका ये कहना है कि मराठाओं को आरक्षण की कोई जरूरत ही नहीं है, आप लोग सोशली जो है वो डोमिनेट करते हैं, आप लोग इकोनॉमिकली जो है वो डोमिनेट करते हैं, और एक तरीके से उनकी बात में मुझे नजर ये आ रहा था कि दलितों के खिलाफ ये एक तरीके का मोर्चा है। क्या ये बात सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप देखें तो या मराठाओं ने इस राज्य में जरूर राज किया था, मतलब मुख्यमंत्री काफी साल मराठा रहे हैं, पर मराठा एक ऐसी कम्युनिटी रही है जिन्होंने सब धर्मों को, सब जाति के लोगों को साथ में लेके चलते रहे। एक जैसे एक बड़ा कुटुंब होता है, तो वो कुटुंब में जब अपने बाकी के हिस्सेदारों को जब बड़ा करते हैं तो अपने बच्चे जो है वो पीछे रह जाते हैं। इस तरह से ऐसा होता है कि आज मराठा कम्युनिटी में रिजर्वेशन की वजह से आज मराठा बच्चों को एडमिशन में प्रॉब्लम हो रही है, गवर्नमेंट जॉब्स में प्रॉब्लम हो रही है, इनको जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, एजुकेशन में प्रॉब्लम हो रही है। और ये जो मूक मोर्चे निकल रहे हैं, आपने अगर देखा होगा इतनी तादाद में बिना बुलाए अगर लाखों लोग रास्ते पे उतर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आज डेफिनेटली इनको रिजर्वेशन की जरूरत है। और रहा सवाल दलितों के रिजर्वेशन से, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अभी 60 साल से, जैसे आप ही ने कहा, 60 साल से उनको ये सुविधा मिलते जा रही है, उसके बावजूद भी अगर वो दलितों के रिजर्वेशन से आपत्ति नहीं है, उनके समाज के SC ST एक्ट का फिर विरोध क्यों? हमारा सिर्फ एट्रोसिटी एक्ट का विरोध है। अगर आप देखेंगे तो एट्रोसिटी एक्ट में उसका जो इस्तेमाल किया गया है वो बहुत गलत तरीके से किया है। अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 4%, मतलब 4% जो है उसमें वो सच्चाई निकली है कि जो केसेस हुए वो सच है। 96% केसेस जो है वो फॉल्स निकले हैं। एक तो ये लोग केस करते हैं या कोई मोटिवेटेड होते हैं उनको केस करवाने के लिए, उसके बाद उनको गवर्नमेंट से पैसा मिलता है, इमीडिएटली केस। लेकिन महाराष्ट्र में 25,000 रुपए मिलता है। महाराष्ट्र में ऐसे केसेस में कमी आई है। अगर आप कहेंगे तो मैं एक पूरा का पूरा आपको चिट्ठा भेज दूंगा, एक पूरा का पूरा डेटा भेज दूंगा। प्रेम शुक्ला के पास में जाना चाहूंगा। प्रेम शुक्ला जी, अभी जो डिबेट भी चल रही है, जो सड़क पर हो रहा है, जो नांदेड़ में हुआ है, जो औरंगाबाद में हुआ है, जो उस्मानाबाद में हुआ है, ये जो और मुख्तलिफ इलाकों में चल रहा है, आपको लगता नहीं कि पूरा आंदोलन मराठा बनाम दलित हो गया है और जातियों के इस टकराव से सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होगा? 90 के दशक में मंडल विरोधी आंदोलन के दौरान हिंदुस्तान ये देख भी चुका है, और ऐसे में पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहली अकाउंटेबिलिटी, पहली जवाबदेही जो है सिर्फ और सिर्फ सरकार की बनती है। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मराठा समुदाय जो है वो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के विरुद्ध कोई उनके मन में द्वेष का भाव है या उनके खिलाफ कोई आक्रोश है। अरे अभी शैलेश कुटे को सुना ना आपने? प्रेम जी, शैलेश कुटे को सुना ना आपने? अपनी मांगे रखते हैं। उनका ये कहना है कि उन्हें चढ़ा बढ़ा करके, उन्हें सिखा करके केसेस कराए जाते हैं। नहीं, शैलेश नहीं, उस पर SC ST एक्ट को लेकर जो है, देखिए बहुत लंबे समय से ये चर्चा चलती रही है। मराठवाड़ा नामांतर के समय भी जो है, मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के नामांतर का जब आंदोलन हुआ तब भी ये बातें लोग कर रहे थे।
लेकिन उसके बावजूद इतने दिनों तक मुझे लगता है कि सरकारें तमाम रही अलग अलग दलों की, लेकिन एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट में परिवर्तन की पहल कोई किसी ने की नहीं। लेकिन एक व्यापक विमर्श का मुद्दा है, सारे जातीय समूहों को, सारे दलों को इस पर बैठकर शांतिपूर्वक विमर्श करना चाहिए और दलितों को भी सशक्त रखना चाहिए और किसी पर कोई दुरुपयोग ना होने पाए इसका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। दलित अधिकारों से दलितों को वंचित किया जाना ये भी ठीक नहीं होगा, लेकिन दूसरों पर जो है अनधिकार किसी प्रकार के मामले दर्ज हो, इससे दूसरे समाज में आक्रोश पैदा होता है। तो इस पर लोगों को बैठकर व्यापक विमर्श कर किसी पर अन्याय ना होने पाए, सारे समाज को न्याय मिले। शुक्ला जी, अगर हालात बिगड़ गए तो जिम्मेदार कौन होगा? ईश्वर न करे, अगर हालात बिगड़ गए तो जिम्मेदार कौन होगा? नहीं, हालात बिगड़ने की स्थिति क्यों होना चाहती है? हरियाणा को आरक्षण की आग में जलते हुए हमने देखा है। मूक मोर्चा जो मोर्चा गुजरात में पाटीदार आंदोलन में क्या हुआ ये भी हमने देखा है। कहीं पर उन्होंने कोई राजनीतिक बयानबाजी तक नहीं होने दी है। नहीं, देखिए, हमारा जो अभिव्यक्ति की आजादी है, आंदोलन की आजादी है, उसको कोई अनावश्यक कुचलने का प्रयास नहीं करना चाहिए किसी ने। राज्य सरकार ने बहुत सीधे शब्दों में, साफ तौर पर, पूरे खुले हृदय से मराठा समुदाय के नेताओं से ये अपील की है कि आप आएं और जो भी मुद्दे हैं उस पर हम बात करना चाहते हैं। ठीक है, रेणु कीर कुछ कहना चाहती हैं, उनके पास में चले। उससे पहले मैं लेकर के आऊंगा प्रोफेसर बद्री नारायण को। प्रोफेसर बद्री नारायण, बिना डिप्लोमेटिक होते हुए सीधे ये बताइएगा, क्या सीधे, मेरा सीधा सवाल यह है कि क्या ये मोर्चा एंटी दलित है? मराठों की मूक क्रांति क्या एंटी दलित है? आपने ये एक जो डिस्क्लेमर लगा दिया, फिर उसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये जो आंदोलन है ये बहुत गहरे क्राइसिस को रिफ्लेक्ट करता है भारतीय समाज का। जो एग्रेरियन सोसाइटी कम्युनिटीज हैं, चाहे जाटों को देख लें, चाहे मराठास को देख लें, ये शुरू में इनके पास लैंड थे, लैंड डिस्ट्रीब्यूट होते गए, थर्ड फोर्थ जनरेशन गरीब होता जा रहा है। इनको लग रहा है कि इन्हें भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जो ये डिप्राइव हो रहे हैं डेमोक्रेसी में, तो वो एक डिमांड के साथ आ रहे हैं। दूसरा क्या हो रहा है कि महाराष्ट्र के समाज में दलितों में एक क्लास पैदा हुआ है जो क्लेम करने की जिसके पास शक्ति आ गई है, और वो बहुत विजिबल है। 2, 3, 4 जो बड़ी जातियां हैं उसमें, तो वो इनको लगता है कि हमारे कंपटीशन में ये जाके खड़े हो गए हैं, तो वो उनको बड़ी समस्या इससे भी होती है। तीसरा जो कारण है कि SC ST ये जो एट्रोसिटी एक्ट है, देखिए, दलित से अगर आप एट्रोसिटी एक्ट ले लेंगे और रिजर्वेशन ले लेंगे तो बचेगा क्या उसके पास? प्रोफेसर बद्री नारायण, मैं एक बात नहीं समझ पाया, 19 सितंबर की जो नांदेड़ वाली रैली थी, उस रैली में जहां तक मुझे याद है, जहां तक मैंने देखा है, दलित भी शामिल थे। वहां पर इन मराठाओं को दलितों से डर नहीं लग रहा था। अब आपने ये कहा कि वो प्रोमिनेंट कुछ लोग आ गए हैं और आगे बढ़ने लगे हैं, समाज में भी आगे बढ़ने लगे हैं, इस वजह से इन लोगों को डर सता रहा है। देखिए, नांदेड़ की रैली से सोलापुर की रैली में ऐसा क्या परिवर्तन हो गया कि मराठाओं को दलितों का डर सताने लगा? देखिए, उसका कारण मराठाओं को से सवाल तो मराठाओं से ही पूछा जा सकता है, लेकिन इसका जो सोशियोलॉजिकल एनालिसिस अगर की जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में देखिए महार जो वहां की बड़ी जाति है वो बहुत विजिबल है, और हर एक किसी भी इंस्टीट्यूशन में चले जाइए, किसी यूनिवर्सिटीज में चले जाइए, 25-30 महार प्रोफेसर आपको दिखाई पड़ेंगे। तो ये इनका अच्छा, लेकिन उसमें बहुत सारी जातियां हैं जो बहुत पीछे हैं, तो उन जातियों का मोबिलाइजेशन अलग होता है, महारों का अलग होता है। ठीक है, तो शुरू में तो सभी को लग रहा था भाई ठीक है, एक अगर गलत हुआ है तो उसका विरोध होना चाहिए, चाहे वो महार ने किया, चाहे किसी दलित ने किया हो, चाहे मराठा ने किया हो। ठीक है, लेकिन बाद में लोगों को उसमें भी लोगों की पोजीशनिंग बदलती गई, और फिर तब ये लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे हमारा एट्रोसिटी एक्ट ही खत्म हो जाएगा, और वो अगर खत्म हो जाएगा तो आप उसमें सुधार करिए, लेकिन सुधार के नाम पर उसको रोका जाना अगर रुक जाता है, सुधार के नाम पर से सियासत ही तो हो रही है। हाँ, तो अभी तक सियासत के अलावा कुछ नजर नहीं आया है। बिल्कुल। जनरल सेक्रेटरी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अविनाश माटेकर भी मेरे साथ में मौजूद है। अविनाश माटेकर जी, जो आपके पार्टी के सुप्रीमो हैं, दलित नेता केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, उनका पिछले दिनों एक बयान आया मेरे हाथ में है। वो कहते हैं गुर्जर, पटेल, राजपूत, मराठा, जाट और ब्राह्मणों सहित उच्च जाति के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण देने के लिए वर्तमान 50% की सीमा को बढ़ा करके 75% कर देना चाहिए। क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है सर? अनुसूचित जाति 15%, ST 7.5%, OBC 27.5%, इसमें भी 25% और बढ़ा दें, कैसे? इस पे भी थोड़ा कुछ हम कहना चाहेंगे रिजर्वेशन वाले सवाल। ये हमारी पार्टी की शुरू से ही भूमिका रही है। शुरू में जब कॉन्स्टिट्यूशनली ये जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की लिस्ट बनाई गई, एक सामाजिक विषमता और सामाजिक शोषण के खिलाफ
जो अन्य जातियां हैं उन्हें वो मौका दिया गया था। विशेष करके अस्पृश्य ये जो संकल्पना थी, ये संकल्पना जिन्होंने झेली है उन लोगों के लिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स की लिस्ट बनाई गई। बाद में उसी वक्त तय किया गया था कि ओबीसी जैसे और भी कुछ जातियां हैं जिनको सामाजिक और आर्थिक स्तर पे विकास की संधि नहीं है, शिक्षण लेने की संधि नहीं है और उनके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है, उत्पन्न के स्रोत नहीं है, तो वो जाति का शोध लेने की जिम्मेदारी कालेलकर अवार्ड के ऊपर दी गई थी। और बाद में फिर मंडल आयोग के तहत एक ओबीसी की यादी भी बनाई गई जिसमें भी आर्थिक और दुर्बलता के साथ साथ सामाजिक दुर्बलता का भी उसमें जिक्र किया गया था। उसी लाइन पर हम लोगों ने, हमारे पार्टी की यह मांग रही है शुरू से ही कि और भी जो उच्च स्तरीय जाति है जिनमें आर्थिक स्तर पे सहूलतियों की जरूरत है, आर्थिक स्तर पे उन्हें कुछ मदद की जरूरत है, वो जातियों का एक लिस्ट बनाकर उन्हें भी सहूलतियां देनी चाहिए। आज हम लोग देख रहे हैं अब माहौल इतना बदल गया है। 70-80 के दशक में जिन शहरों में आरक्षण के खिलाफ मोर्चे निकाले गए और आरक्षण को नष्ट करने की मांग की गई, वही शहर में आज बड़े जातियों के जो लोग हैं वो आरक्षण की मांग कर रहे हैं। और देश में हर स्टेट में बड़ी जाति के जो लोग हैं वो आरक्षण की मांग कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से जो पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले ने जो कहा है वो सही है इस मामले तक कि ऐसी ये सभी जातियां बड़ी जातियां हैं सामाजिक स्तर पे, लेकिन आर्थिक स्तर पे उन्हें शिक्षण, एजुकेशन की संधि नहीं, शिक्षण की संधि नहीं। अरुणा जी, आपने अपना पॉइंट रख लिया है। प्रेम शुक्ला जी, जमीन सामाजिक न्याय सशक्तिकरण राज्य मंत्री हैं केंद्र में रामदास अठावले, क्या उनकी बात ये मार खाने मानी जाएगी, जिसके वजह से विकास के लिए हम लोग जमीन खरीदते हैं। आपने अपना पॉइंट रख लिया, ठीक है। प्रेम शुक्ला जी, क्या रामदास अठावले की बात मानी जाएगी? लेना शुरू कर दिया। 75% रिजर्वेशन आरक्षण जो है वो सामाजिक सशक्तिकरण का माध्यम है। आरक्षण सामाजिक सशक्तिकरण का माध्यम है। उसको कोई सामाजिक वैषम्य में परिवर्तित करना या सामाजिक द्वेष में परिवर्तित नहीं होना चाहिए। सारी जातियों सामाजिक समरसता संस्थापित करते हुए सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट नीति है। नहीं, आपने ये बताया नहीं कि 50% आरक्षण की सीमा, क्योंकि अभी 49% है महाराष्ट्र वाली, क्या उसकी सीमा क्रॉस करने के बारे में भी हाईकोर्ट का विचार कर रही है? सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी रोक है। सुप्रीम कोर्ट की रोक है, लेकिन संविधान में संशोधन तो हो सकता है ना। उस पर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का रोक है, इसलिए इस पर इस समय में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। शैलेश कुटे कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं क्यों पूछ रहा हूं प्रेम शुक्ला जी, मैं क्यों पूछ रहा हूं? तमिलनाडु, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में ऐसी नजीर है। मैं इसी वजह से पूछ रहा हूं क्योंकि बात सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पहले के मामले हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पहले के मामले हैं। ठीक है। शैलेश कुटे कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद फिर मैं प्रोफेसर बद्रीनारायण आपके पास भी आ रहा हूं। शैलेश सर, जैसे आपने कहा कि तमिलनाडु, केरला वगैरह स्टेट में 69% तक है, क्योंकि वहां पे उन्होंने राज्य घटना का परिच्छेद 9 का उपयोग करके अपने वहां रिजर्वेशन दिया है। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में जो भी है मैटर चला गया है। अगर केंद्र में सरकार बीजेपी की है और जिन राज्यों में ये आंदोलन चल रहे हैं वो राज्यों में भी सरकार बीजेपी की है, अगर ये सरकार चाहती है, इनमें अगर विल है, तो ये राज्य घटना में आज तक 122 टाइम्स चेंजेस किए गए हैं और 123 भी दुरुस्ती कर सकते हैं। अगर राज्य घटना में अगर ये दुरुस्ती करते हैं तो डेफिनेटली उसका लाभ पूरे देश को होगा और वो सुधार करने के लिए इनके पास सत्ता है, बहुमत है। तो ये चर्चा किस लिए करना चाहते हैं? पूरा देश जो चाह रहा है, जाट आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, कम से कम अगर आप शैलेश कुटे जी की बात का जवाब दे दीजिए। नहीं, देखिए, इस पूरे मामले में सर्वोच्च न्यायालय में राज्य सरकार ने अपना पक्ष पूरी जो है दृढ़तापूर्वक रखा है।
आवश्यकता पड़ने पर इस पे जो है विचार किया जाएगा, विमर्श किया जाएगा। कोई पैंडोराज बॉक्स नहीं खुलना चाहिए, ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि आरक्षण जो है वो सामाजिक सशक्तिकरण का अस्त्र बनना चाहिए। पैंडोरा बॉक्स तो सामाजिक विद्वेष का शस्त्र न बनना प्रोफेसर बद्रीनारायण, इसका ध्यान रखते हुए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक समरसता का समग्र प्रयत्न किया जाएगा। प्रोफेसर बद्रीनारायण, आपको लगता नहीं पेंडोरा बॉक्स तो खुल गया? बिल्कुल रशीद, 90 में खुल ही गया था और उसके बाद से लगातार खुलता ही आ रहा है। कभी राजस्थान में खुल जाता है, कभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खुल जाता है, कभी हरियाणा में खुल जाता है, कभी गुजरात में खुल जाता है। अब ये पेंडोरा बॉक्स तो खुल ही गया है। बिल्कुल, एक्चुअली आपका जो ये ऑब्जर्वेशन है और हमारी व्याख्या दोनों संजोग से एक ही तरह की है। मैं ये सवाल रखना चाहता हूँ अठावले जी से भी और सारे पक्षों से और इस चैनल के माध्यम से कि क्या जरूरत, क्या सबको आरक्षण चाहिए? क्यों सबको आरक्षण चाहिए? क्या जनतंत्र में विकास का रास्ता सिर्फ आरक्षण है कि आरक्षण मिल जाएगा तो वो आगे बढ़ जाएंगे? दूसरा है कि आरक्षण क्यों डेमोक्रेसी में हर आदमी अपने को गरीब बताने लगा है? तो फिर ये हमारे 8% जीडीपी का क्या मतलब है कि मराठा भी गरीब, जाट भी गरीब, ब्राह्मण भी गरीब, सबको चाहिए। और दलित में भी जो एक बड़ा तबका उभर गया है वो भी गरीब। तो अम्बेडकर कहा करते थे कि ये जो नॉट पेइंग बैक टू कम्युनिटी, ये लोग अपने ही समुदाय में अपनी चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं। यानी खुद दलितों को चाहिए कि दलितों में रिजर्वेशन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, ओबीसी को चाहिए कि ओबीसी में एक तबका है एमबीसी, वो कहता है हमें ओबीसी से निकाल दो क्योंकि ओबीसी में हम कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, हमें एससी बना दो। एससी में एक तबका है वो कहता है हमें एसटी बना दो क्योंकि सबको रिजर्वेशन का लग रहा है कि हमको फायदा नहीं मिल रहा है, दूसरे को मिल रहा है। तो एक बड़ी अनैतिक किस्म का समाज क्या हम आरक्षण के माध्यम से नहीं बिल्डअप कर रहे हैं? एक नैतिकता वाला समाज कैसे बनेगा? नैतिकता का मतलब ये है कि हम डिस्ट्रीब्यूट करें, जो फायदा यानी जो अम्बेडकर की शिकायत थी वो माने और अपने उनको शक न कर जाए सारे। लेकिन लाखों के जन सैलाब के बीच कई मुद्दे एक साथ क्यों उछाले गए, ये बहुत बड़ा सवाल है। आंदोलन का कोई लीडर अभी तक भी निकल करके सामने क्यों नहीं आया, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि सीरियसली विचार किया जाएगा, लेकिन बावजूद इसके साथ ही ये भी जोड़ देते हैं कि कानूनी तौर पर यह भी बड़ा सवाल है कि इच्छा शक्ति कहां पर है। इन सभी सवालों के जवाब लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। पूरे महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के मौन जुलूस का असली मकसद क्या है? नाबालिग की रेप और हत्या के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन छिड़ा और आंदोलन छिड़ा तो छिड़ा, उसके बाद मुद्दे लगातार बदलते गए और मुद्दा आ पहुंचा आरक्षण तक। पीछे क्या है इसके, इनसाइड स्टोरी क्या है, इसी पर बड़ी बहस चल रही है। रेणुकीर, मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं। आप दलित चिंतक हैं और काफी दिन से आप दलितों को भी लेकर के काम कर रही हैं, रिजर्वेशन के मसले पर भी आपकी रिसर्च है। मुझे ये समझाइएगा, आरक्षण मिलने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? आरक्षण मिलने से क्या मराठाओं को नौकरी मिल जाएगी? आरक्षण मिलने से उन्हें 2 जून की रोटी मिल जाएगी? आरक्षण मिलने से उन्हें इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ मिल जाएगी, आर्थिक तौर से मजबूत हो जाएंगे वो? देखिए हाशमी जी, मेन प्रश्न ही यह है जिसपे मराठा समुदाय मुझे लगता है जानबूझकर ध्यान नहीं दे रहा है। उनको लग रहा है आरक्षण इज द ओनली वे, ओनली मीन्स कि हम सरकारी नौकरियों में और जो भी डोमिनेंट जगह है वहां जा सकते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट द पॉपुलेशन? अगर आपको रिजर्वेशन मिल भी जाता है तो क्या सारे मराठास जॉब में आ जाएंगे? कुछ परसेंट रेशो तो तब भी रह जाएगा जो जॉब लेस होगा। तो यहाँ पे प्रश्न आरक्षण का नहीं है, यहाँ पे जो सोचने वाले प्रश्न है वो है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन कंट्रोल। जिन मुद्दों पे ना ही सरकार और ना ही ये वर्ग अभी ध्यान दे रहे हैं, उन्हें लगता है कि रिजर्वेशन मिल जाएगा तो सारी पॉलिसीज सॉल्व हो जाएंगी। जबकि ध्यान योग्य देने बात यह है कि 15+7 इज इक्वल टू 27% रिजर्वेशन जो SC/STs को मिला है, उसके बावजूद भी सारे SC/STs अभी मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए हैं। तो रिजर्वेशन इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर दैट, इट इज अ मीन्स कि कुछ समय के लिए आप अपने उद्देश्यों को, जो एक पिछड़ा वर्ग है वो मेन स्ट्रीम में आ सकता है, बट जहां तक सवाल है। शैलेश कुटे ठीक तो कह रही हैं, रेणु कीर ठीक तो कह रही हैं। SC को 15%, ST को 7.5%, OBC को 27.5% रिजर्वेशन मिला हुआ है। क्या इससे हालात बदल गए? क्या उन्हें नौकरियां मिली? क्या उन्हें 2 जून की रोटी नसीब हुई? क्या वो मजबूत हुए, सामाजिक तौर से मजबूत हुए, आर्थिक तौर से मजबूत हुए?
आज के तारीख में ये जो एजुकेशन का इशू है, एजुकेशन में एडमिशन, आज देखो बच्चों को 95%, 96% मार्क्स मिलते हैं, तो भी ये रिजर्वेशंस की वजह से बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता है। आज बच्चों का आउटक्राई उसकी वजह से है। आज जो ये लड़के रास्ते पे आ रहे हैं वो उसके लिए है। रहा सवाल नौकरियों का, अभी तो सरकारी नौकरियों में ही रिजर्वेशन है, पर अगर आप देखेंगे तो ये गवर्नमेंट की चाल चल रही है कि ये प्राइवेट कॉर्पोरेट ज्ञान चक्षु अभी क्यों खुले? भी वो रिजर्वेशन आने की बात सोच रहे शैलेश हैं। कुटे जी, ज्ञान चक्षु अभी क्यों खुले? 15 साल कांग्रेस एनसीपी गठबंधन की सरकार राज्य में सत्ता में रही, उस समय किसी ने विशाल मोर्चे की बात नहीं की। एक दूसरा, ये कोपर्डी रेप कांड से ये मसला उठा, वहां पर इंसाफ दिलाने की बात हुई और ये मुद्दा आरक्षण तक जाकर के होकर के आ गया, तो क्यों ना इसकी नीयत पर शक किया जाए? देखो, हमारे 5 मुद्दे हैं, नहीं हमारे 5 मुद्दे हैं, कोपर्डी का तो मुद्दा है ही। हम कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक में उस लड़की को जो हुआ है उसको वो जो जिन लड़कों ने ये किया उनको शिक्षा होनी चाहिए। उसमें अगर आप देखिए तो अभी तक एक ही गुनहगार को अटक हुई है, बाकी सब बाहर है, वो फास्ट ट्रैक में लेना चाहिए। दूसरा हमारा जो था एट्रोसिटी एक्ट तो कैंसिल कर दो। अगर आप हमने मान भी लिया, चलो एट्रोसिटी नहीं कैंसिल कर हम दिया, आपकी मांग अगर आप नहीं रद्द कर सकते तो उस पर कुछ बदल लाइए। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया शैलेश कुटे, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। 15 साल जब कांग्रेस एनसीपी सरकार में थी राज्य में, तब इतना विशाल मोर्चा क्यों नहीं निकला? सर कुछ लोग ऐसा क्यों कह रहा है कि देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ आप लोगों ने मोर्चा खोल दिया है क्योंकि देवेंद्र फडणवीस गैर मराठा है? ऐसा क्यों कह रहा है? बिल्कुल गलत है ये, बिल्कुल गलत है ये, बिल्कुल गलत है ये। हमें उनकी जाति से कुछ लेना देना नहीं है। और रहा सवाल ये क्यों नहीं हुआ, देखो तब से चर्चा चल रही थी, कर रहे थे, और चर्चा कर करके अभी सब लोग थक गए। ये जो न्यू जनरेशन है, ये न्यू जनरेशन अभी चर्चा के हित में नहीं है। वो कहती है हमें ये चाहिए, कुछ आप सोल्यूशन दीजिए। अगर आप ये करना चाहते हैं तो हम चर्चा करेंगे। आप पहले जो हमारे 5-6 मुद्दे हैं उसमें से 2-3 करिए, फिर हम आपसे चर्चा के लिए आते हैं। आज हम भी नेता नहीं है, हम कोऑर्डिनेटर है। ये जो मोर्चा हो रहा है उसके हम नेता नहीं है, वी आर कोऑर्डिनेटर फॉर दिस। हम ये सब गांव-गांव में जाके लोगों से बात कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, राज्य सरकार क्या मराठा क्रांति मोर्चा की हर मांग मानेगी? प्रेम शुक्ला जी, देखिए उनसे विमर्श करना आवश्यक है। उनकी मांगे कितनी जायज हैं, वो समाज के लिए कितनी उपयोगी हैं, तो समाज का इनकी 4 मांगे हैं जिनके बारे में आपको भी पता है। बिना विमर्श हिंदुस्तान के सामने बताइए ना, चर्चा की आपको क्या लगता है, क्या इनकी मांग जायज है? की जा सकती है? क्या आपको लगता है, क्या आपको लगता है कि इनकी मांग जायज है? प्रेम शुक्ला जी, नहीं, उनकी मांग पर जब तक समग्र चर्चा नहीं होती है, कोई एक व्यक्ति उस पर जो है सारा अपना निर्णय नहीं सुना सकता। इसलिए उनकी जितनी मांगे हैं उन मांगों पर सम्यक चर्चा, उसका मूल्यांकन होना आवश्यक है। बिना मूल्यांकन किए इफ नो और यस में इस तरह के जटिल प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए जाते। प्रेम जी, एक्चुअली मैं जटिल नहीं, बड़ा आसान सा एक प्रश्न आपसे पूछता हूं, थोड़ा सा बड़े कैनवास पे ले जाकर के। हाल के दिनों में ऐसा क्यों हो रहा है कि गुजरात में भी आरक्षण की आग लगी हुई है, मतलब आंदोलन हो रहा है, हरियाणा में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, राजस्थान चले जाइए वहां पर भी कुछ ऐसी आवाजें उठती हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश होता है वहां पर भी कुछ ऐसी आवाज उठती है, महाराष्ट्र में भी मसला कुछ और था और आग आरक्षण की खड़ी हो गई। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये सब महज संयोग है? देखिए, विकास का विकेंद्रीकरण पिछले 70 वर्षों में सरकारें नहीं कर सकी। रोजगार के अवसर कम उपलब्ध हुए जी, लोग जो है कमजोर हुए हैं। उनको लगता है कि आरक्षण हमारे जो है सारे प्रश्नों का एक उत्तर हो सकता है। इसलिए जो है लोग अपने जैसे कृषि योग्य जो भूमि है वो घटी है, डिस्ट्रीब्यूशन घटा है। जो जिन जाति के लोग कल तक जो है समृद्ध और समर्थ थे, आज उनकी स्थिति, जैसे प्रोफेसर बद्रीनारायण जी ने भी जिसका जिक्र किया, आज अपने को वंचित पा रहे हैं। ऐसे में जो है उनकी एस्पायरेशन बढ़ रही है, लेकिन इसका जो है विकास और उसका विकेंद्रीकरण ये सबसे बड़ा हल होगा। और सरकार को जो है विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता है। प्रोफेसर बद्रीनारायण कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं इस पे ये कहना चाह रहा था कि ये सचमुच ये अनायास नहीं है, एक फिनोमिना है। आप देखिए, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और ये सभी ओबीसी का एक ऐसा वर्ग है जो कृषक वर्ग है, जो खेती किया करता है।
और तो क्या हमारा विकास जो है, जो जिधर जा रहा है, एक कॉरपोरेट सेंटर्ड विकास, एक शहर सेंटर्ड विकास, जिसमें गांव की चिंता कम है, जिसमें किसानों की चिंता कम है, उसके कारण उनमें डिप्राइवेशन का सेंस पैदा हुआ है कि हम डिप्राइव हो रहे हैं इस डेमोक्रेसी में। अच्छा, उनको लगता है कि जो अभी प्रेम जी कह रहे थे, उनको लगता है कि पार्टिसिपेशन का एक ही मतलब है आरक्षण। आरक्षण मिल जाएगा तो हमें पार्टिसिपेशन मिल जाएगी, लेकिन वो नहीं है। मतलब ये है कि विकास की दशा जिस पर इतना गर्व है हमारे सबको कि हम आगे बढ़ रहे हैं, कांग्रेस को भी थी और बीजेपी को भी है, वो ये देखे कि ये विकास कैसे ऑल इंक्लूसिव हो पाए। और किसान की पॉलिटिक्स खत्म हो गई है, किसान के लिए कोई बोलने वाला नहीं है, किसान के इशू को एड्रेस नहीं कर रहा है। तो अब अच्छा, किसानों में एक मध्यवर्ग, एक डोमिनेंट कम्युनिटी जो पैदा हुई है, जिसके पास ओपिनियन है, वॉइस है, तो अब वो सड़क पे आ रही हैं और वो फिर आरक्षण की इस पूरी पॉलिटिक्स को ही उलटना चाह रही हैं। ये एक बड़ा इसका खेल है इसमें जो। ठीक। अविनाश माटेकर जी काफी देर से इस चर्चा में नहीं आए। अविनाश माटेकर जी, क्या ये बात सही है, एक अपना ओपिनियन आप दीजिएगा, क्या ये बात सही है कि कोई इसके पीछे जो भी मराठों की मुक्त क्रांति हो रही है, इसके पीछे कोई सियासी साजिश भी है? कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि वो बड़े मराठा नेता जो आज की तारीख में सत्ता में नहीं है, वो पर्दे के पीछे से कुछ खेल कर रहे हैं। जिस ढंग से मोर्चे निकल रहे हैं, जिसका जब शुरू हुए मोर्चे बहुत शांति से उसका प्रदर्शन हुआ। हम तो ये मानते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है सबको इकट्ठा होने का, अपनी डिमांड रखने का, अपने डिमांड के लिए शक्ति प्रदर्शन करने का, ये राइट्स है, इसमें कोई गलत उन्होंने नहीं किया है, उसका हमने स्वागत किया है। और बड़ी संख्या पे ये बहुत नोटेबल बात यह है कि युवक युवतियां बहुत बड़ी तादाद में इसमें शामिल थी। तो ये आक्रोश है इनका, लेकिन मैं ये आक्रोश 2 साल या 3 साल पहले का आक्रोश है ऐसा नहीं मानता हूं। ये चलते आया हुआ आक्रोश है, जो आक्रोश को एक आवाज यहाँ पे मिली। और आपने ये देखा रहेगा कि इसमें शुरू में जो मोर्चे हुए उसमें कोई भी पॉलिटिकल नेता, किसी भी पार्टी का पॉलिटिकल नेता शामिल नहीं हो रहा था। लेकिन अभी ऐसा हुआ है नांदेड़ मोर्चा के बाद कि इसमें पॉलिटिकल पार्टी के, सभी पॉलिटिकल पार्टियों के मराठा नेता इसमें शामिल होना शुरू हुए हैं। तो ये भी एक सोच करने जैसी बात है। लेकिन जो आपने पूछा कि इसके पीछे कोई साजिश है या इसके पीछे कोई राज है, इतना सिस्टमैटिकली कोई किया है ऐसा मुझे नहीं लगता। ये लोगों की उत्स्फूर्त मांग है। रेणुकीर, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, मैं शैलेश कुटे जी को जवाब देना चाहूंगी, जो अभी तक वो एट्रोसिटी एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, कोई भी इस तरीके की अगर विषय होता है तो उसकी पूरी जांच होती है। कोई भी एक्ट अपना आप ही प्रूव नहीं हो जाता, कोई भी शिकायत, उसकी एक पूरी जांच प्रक्रिया होती है, उसके बाद उसका निर्णय आता है। तो उसका एज सच कोई मिसयूज नहीं है, जिसकी चर्चा शैलेश कुटे जी कर रहे थे। दूसरी बात, जो उनका मुद्दा था कि मराठा या और जो जनरल कैटेगरी या समाज के लोग हैं उनको एडमिशन स्कूल्स में, कॉलेजेस में नहीं मिल पाता, तो उनको मैं 2 बिंदुओं से अवगत कराना चाहूंगी। सबसे पहली बात, जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं और जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, उनमें जो परसेंटेज गैप है, आप एक बार डीयू का कट ऑफ लिस्ट भी देखिएगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। 4 से 5% का परसेंटेज डिफरेंस होता है। एक चीज। दूसरी चीज कि किस तरीके से इस पर्टिकुलर दलित समाज के वर्ग को मनोवैज्ञानिक रूप से शोषित आज भी किया जाता है आरक्षण के नाम पर, कि आप योग्य नहीं है, केवल मात्र आरक्षण के चलते आप यहाँ तक पहुंचे हैं। आप मुझे ये बताइए कि अगर, जैसा कि शैलेश कुटे जी और मराठा समाज मांग कर रहा है कि आरक्षण को हटा देना चाहिए, तो आप क्या मानसिक रूप से इतना परिपक्व हो चुके हैं कि आप दलित समाज को मेन स्ट्रीम में विदाउट रिजर्वेशन एक्सेप्ट करने की स्थिति तक पहुंच चुके हैं? लेकिन बहस से एक बात तो समझ में आ रही है कि जहां से मैंने शुरुआत की थी कि एंटी दलित टोन इस बहस में भी नजर आ रही है, क्योंकि चाहे वो मराठा मुक्त क्रांति मोर्चा के रिप्रेजेंटेटिव हो या फिर दलित चिंतक हैं, उन दोनों में ही एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी नजर आ रही है। लेकिन क्या ये किसी बड़े तूफान की आहट है? मराठा मार्च, जिसका सिलसिला 9 अगस्त से शुरू हुआ और रैली की एक ही थीम
एक मराठा लाख मराठा, लेकिन सवाल भी लाखों हैं। प्रेम शुक्ला जी, सवाल का एक एंगल और भी है, डिबेट का भी एक एंगल और भी मैं लेकर के जाना चाहूंगा। बीते सप्ताह गोपीनाथ मुंडे जी, स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी की बेटी और फडणवीस सरकार में कैबिनेट मंत्री पंकजा मुंडे बीमार छगन भुजबल से मिलने के लिए गई और ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि मराठा मुद्दे पर ओबीसी नेटवर्किंग भी करने की कोशिश की जा रही है। इसमें कितनी सच्चाई है? व्यक्तिगत जो है वो उनकी जो उनका कुशल क्षेम पूछने की बेहद व्यक्तिगत यात्रा थी। इसका किसी तरह की किसी प्रकार की राजनीति से या सामाजिक गोलबंदी से कोई लेन देन नहीं है। प्रोफेसर बद्रीनारायण, मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ, पॉलिटिकल राजनीतिक इच्छा शक्ति के बिना सोल्यूशन निकलेगा क्या? नहीं, एकदम सही है, राजनीतिक इच्छा शक्ति के बिना ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है और वो दिखाई नहीं पड़ रही है, न स्टेट चीफ मिनिस्टर में भी दिखाई पड़ रही है, न नेशनल लीडर्स में दिखाई पड़ रही है। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूँ जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि ये एक बड़ी तूफान की सूचना है और वो तूफान ये है कि हर जगह क्या कारण है कि हर राज्य में दलित और ओबीसी में टकराव बढ़ रही है और SC/ST एक्ट का सवाल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को जिताने में बहुत बड़ा कारण था। उसका एक गहरा कारण ये है राशिद कि जो पिछले दिनों गांवों में लैंड ट्रांसफर हुआ है वो ओबीसी के हाथ में हुआ है, ओबीसी मालिक बना है लैंड का और लेबर जो है वो दलित है, उनके बीच टकराहट होती है छोटे छोटे इंटरेस्ट को लेकर के, फिर वो SC/ST एक्ट लगाता है, उसके खिलाफ एक बड़ा असंतोष ये जो हमारे कृषक जातियां हैं उनके बीच उभर रहा है और इसके कारण आप देखेंगे हर जगह दलित ओबीसी में टकराहट बढ़ रही है। तो ये सिर्फ एक अर्बन और नौकरी का मामला नहीं है, ये मामला रूरल क्राइसिस से भी बहुत गहरे जुड़ा हुआ है, ये मैं कहना चाहता हूँ। मराठा क्रांति मोर्चा के शैलेश कुटे कुछ कहना चाहते हैं। शैलेश कुटे, सर मैं ये बात कहना चाहता हूँ, आपने पहले जैसे जिक्र किया कि इससे पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ। देखो आज पिछले 10-15 साल से केंद्र में जो सरकार थी, जवाब काफी देर में सोचा है आपने। शैलेश कुटे, सरकार थी वो मिलीजुली सरकार थी। और देखो मोदी जी को जो इस देश ने चुन के दिया, उन्होंने एक अच्छे सपने दिखाए लोगों को, बच्चों को, स्पेशली यूथ को, लेडीज को, और इतने तादाद में लोगों ने उनको वोट दिए और वो सत्ता में आए। आज वो सिंगल हैंडेडली सत्ता में है और वो इतने सपने दिखा चुके हैं और अगर आप देखेंगे तो हकीकत में एक भी सपना सच में उतरा है और दिख भी नहीं रहा था कि आने वाले दिनों में कोई भी सपना सच में उतरेगा। तो डेफिनेटली ये जो आउटक्राई हो रहा है, ये जो लोग रास्ते पे आ रहे हैं, वो उसका भी एक आप समझे कि एक शो है कि ये आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप सिर्फ बात कर रहे हो। मतलब आप लाल किले से भी अगर आदमी 1.5 घंटा भाषण करता है, सिर्फ सपने दिखाने का उसका प्रावधान कहीं से कहीं तक भी आरक्षण नहीं है कि आप आरक्षण की मांग करें। आपको डिमांड करनी चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ की, आपको डिमांड करनी चाहिए पॉपुलेशन कंट्रोल की और आपको खुद अपने समुदाय में पॉपुलेशन कंट्रोल जैसे इशू पर देखो आंदोलन करने चाहिए। आरक्षण मिलके लेकर अगर आप सोच रहे हैं कि आप समस्याओं का समाधान कर देंगे तो मुनासिब नहीं है। आपने जैसे अभी कहा कि ये जो आने वाले दिनों में, आप देखिए ये शुरुआत है, आने वाले दिनों में ये सब इश्यू आने वाले हैं 100%। ये जो है अगर आने वाले दिनों में हर यूथ, हर महिला, हर जवान यही सवाल लेकर रास्ते पे उतरने वाले हैं। ये आने वाले तूफान की एक सूचना है, मैं आपको बता रहा हूं। शैलेश कुटे, आप समझ लीजिए। शैलेश कुटे, एक बड़ा आसान सा सवाल पूछता हूं आपसे, आपको मराठाओं के लिए आरक्षण आपका ज्यादा जरूरी है या मराठा समाज का उत्थान हो वो ज्यादा जरूरी है? मराठा समाज का उत्थान ये सबसे जरूरी है और उत्थान के लिए आज आरक्षण जरूरी ऐसा लग रहा है क्योंकि आरक्षण की वजह से जो नुकसान हो रहा है प्रेम शुक्ला वो हम देख रहे हैं। डिबेट का वक्त खत्म हो गया है। प्रेम शुक्ला जी, शैलेश कुटे, अविनाश माटेकर, प्रोफेसर बद्रीनारायण, रेणु कीर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ रहने के लिए। लेकिन मराठाओं का ये मार्च एक बड़े तूफान की आहट तो है क्योंकि ओबीसी अलग तरीके से पोलराइज हो रहे हैं, दलित अपनी अलग व्यथा बता रहे हैं और मराठाओं का ये आंदोलन जो है इसके पीछे और आगे कोई नजर नहीं आ रहा है। आगे क्या रुख होगा इस पर सभी की नजर टिकी हुई है। वक्त बेकाबू चला है। बड़ी बहस में फिलहाल के लिए इतना ही।